वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चाएं खास में बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़े लंबे समय से इंतजार चल रहा है। किस तरह से वैक्सीन आएगी, कैसे वैक्सीन लगेगी, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में कौंध रहे हैं। उसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान बेहद राहत देने वाला है कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होना है, ज्यादा दूर नहीं। जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन का पहला शॉट दिया जा सकेगा। इसी पर कई पक्षों पर बात उठ रही है। वैक्सीन आती है तो वितरण, प्राथमिकता और सिस्टम जैसे पहलुओं पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन का देश में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कोरोना चुपके से आया और पूरी दुनिया सहम गई। कुछ सोचते ना बना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो या उन्नत देशों का विकसित तंत्र, सब देखते ही देखते चरमराने लगा। कोरोना की यह बीमारी छिपकर आई और सब कुछ ठहर सा गया। लेकिन भारतीय चिकित्सा विज्ञान ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कह दिया कि वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उन्होंने एक बयान में कहा कि जनवरी में भारत इस स्थिति में होगा कि वैक्सीन का पहला शॉट दे सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की पहली प्राथमिकता टीकों का सुरक्षा और प्रभावशीलता है। कोरोना ने लगभग पूरे साल देश को विपत्ति में रखा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नया साल अच्छी संभावनाओं के साथ होगा। भारत में वैक्सीन की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरणों में है और जिस तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है, उससे संकेत यही मिलता है कि अब वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना है। इस समय देश में कुल 8 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये सभी ट्रायल अंतिम चरणों में हैं। इनमें कुछ तीसरे चरण के अंतिम दौर में हैं। वैक्सीन के आने की जितनी बेसब्री है, उतना ही इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की तैयारी किस तरह से की जाएगी। सरकार पूरी तरह दिलासा दे रही है कि वह इस मामले में गंभीरता से प्राथमिकता और प्रभावशीलता का ध्यान रखेगी। शुरुआत में जिन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। राज्यों से सहयोग लिया जा रहा है और विशेषज्ञों से हर पहलू पर सलाह ली जा रही है। देश ने कोरोना के खिलाफ जंग बेहतर ढंग से लड़ी है। कोरोना वॉरियर्स से लेकर आम लोगों ने इस संकट को पहचाना है और हर तरह का संयम बनाए रखा। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और भारत एक जटिल स्थिति से बाहर निकल जाएगा। कोरोना काल में जिस संयम की जरूरत रही है, वैक्सीनेशन के दौर में भी भारतीय लोगों को अपने संयम का परिचय देते हुए सहयोग देना होगा। यह भी गौरतलब है कि देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें 95 लाख ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कोरोना की जंग ने मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन देश के लोगों को कई चीजें भी सिखाई। अब सोच यही है कि नया वर्ष भारत और दुनिया के लिए बेहतर होकर आए। यह गुजरता वर्ष कोरोना प्राकृतिक आपदा जैसी दिक्कतों से जूझते बीता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, पूर्व डायरेक्टर जनरल है हेल्थ भारत सरकार के। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। और हमारे साथ डॉक्टर ए के पांडे हैं, जो डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी हैं धर्मशिला अस्पताल के। और हमारे साथ डॉक्टर अजित कैरोला हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं देहरादून से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर ए के पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल की बीमारी को देखते हैं और वर्तमान में जिस तरह से कोरोना आया, उससे बहुत सारी चीजें साथ में ऐसे भी आई कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत सारी रही है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें भी रही हैं कि कोरोना को लेकर बहुत जल्दी अटैक आए। ऐसे भी बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं, और या हम ये कहेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं। और अब वैक्सीन आ रही है। वैक्सीन के बाद के रिजल्ट क्या होंगे, इस पर भी बड़े सवाल हो रहे हैं। वैक्सीन किस तरीके से बटेगी, ये भी बड़े सवाल है। लेकिन हम यही कहेंगे कि वैक्सीन तो आएगी, जब लगेगी। वर्तमान में और बाद में किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है, उसे लेकर आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर ए के पांडे जी। सबसे पहले नमस्कार, मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। देखिए, कोविड का इंडिया में तो बहुत एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और इसमें मेजॉरिटी लोग रिकवर हो रहे हैं। जितने बीमार हो उससे कई ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं एक बार। जी देखिए, किसी को हार्ट डिजीज है इसलिए कोविड होगा ऐसा नहीं है।
जी हार्ट डिजीज की वजह से कोविड नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को हार्ट डिजीज और कोविड होता है तो उसको रिस्क चांसेस काफी बढ़ जाते हैं जी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के। जी तो हम लोगों ने हमेशा अपने हार्ट पेशेंट को हिदायत दी कि प्रिवेंशन इज बेस्ट एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी तो जो 3 फॉर्मूला था हमारा, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना और डिस्टेंसिंग करना, उसको करते रहेंगे तो कोविड से दूर रहेंगे। एक बात। जी रही बात कोमॉर्बिडिटीज की, तो जिनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था या हार्ट डिजीज थी या हार्ट फंक्शंस वीक थे, जी। उनको कोविड हुआ तो उनमें थोड़ा सीरियसनेस के चांसेस काफी ज्यादा थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है इसमें कोविड में कि आपको टाइमली अपने सिम्टम्स को पकड़ने के बाद आपको जरा सा ब्रेथलेसनेस हुई और आपका सैचुरेशन कम हुआ और डॉक्टर पे चले गए, मेजॉरिटी लोग सरवाइव कर चुके हैं। जी दिक्कत वहीं आई है जहां इन्होंने सिम्टम को इग्नोर किया, डिनाई किया, डिले किया या डर के मारे रिपोर्ट नहीं किया, वहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है। बट मुझे लगता है कि वी आर एट द एंड ऑफ कोविड। अब भगवान करेगा हम लोग बहुत जल्दी से बाहर निकल आएंगे। जी नहीं बिल्कुल क्योंकि आपकी उम्मीद और बातें लग रही हैं ऐसी हैं कि वास्तव में बाहर निकल कर आएंगे और आना भी चाहिए। बड़े दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी भी हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, आप तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब वैक्सीन आने की घोषणा लगभग हो चुकी है, कैसे आप देखते हैं भारत सरकार की तैयारियों को? क्योंकि वैक्सीन का आना और इतनी बड़ी आबादी के अंदर उस वैक्सीन को तरीके से लगाना और उसके बाद की स्थिति क्या है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर जगदीश। अभी देखिए, वैक्सीन जो है ये इमरजेंसी ट्रायल में अप्रूवल किया गया है। जी इमरजेंसी ट्रायल अप्रूवल का मतलब इमरजेंसी में इसको यूज हम कर रहे हैं। अभी तक हम इसका साइड इफेक्ट नहीं जानते। जी अभी तक इसकी इम्यूनाइजेशन कितना इफेक्टिव होगा और कब तक इफेक्टिव होगा इसको भी हम नहीं जानते। जी और अभी तो हमारी क्वेश्चन आपसे नहीं, सभी साइंटिस्ट लोगों से है जी कि जो ये वैक्सीन बना, तैयारी तो हमारी पूरी है। देखिए, जहां तक तैयारी की बात है, जी भारत सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 12-13 वैक्सीनेशन पूरे कंट्री में अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में हम देते हैं। जी सो वैक्सीन की हमारी सारी व्यवस्था पूरे कंट्री में है, क्योंकि हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देते हैं। जी तो उसमें तैयारी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये वैक्सीन जो आ रही है ये कितना इफेक्टिव होगा। जी ये वैक्सीन, क्योंकि एक बात हम साइंटिस्ट लोग से जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीन हम देते हैं, आज जितने भी वैक्सीन देते हैं वो हम यंग लोगों को देते आए हैं। कभी भी ओल्ड लोगों को वैक्सीन हम देते हैं तो हमें रिपीट करना पड़ता है। एक ही वैक्सीन है जो हम ओल्ड लोगों को बार बार देते हैं, अमेरिका में भी दिया जाता है, वो है फ्लू का वैक्सीन। जी और बार बार इसलिए दिया जाता है कि एक एज के बाद 50 साल से उम्र जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं थाइमस। जी और थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन होता है। जी और वो थाइमस हमारे शरीर से खत्म हो जाता है। जी अगर वो सेल खत्म हो गया, टी सेल मैच्योर नहीं किया, जी तो हमारा जो एंटीबॉडी बनाने का सेल बी सेल है जी उसमें मेमोरी बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा। जी तो ये साइंटिस्ट से क्वेश्चन है हमारा, सारे साइंटिस्ट से जी जो वैक्सीन बना रहे हैं, कि क्या बिना टी सेल का बी सेल में मेमोरी रहेगा, और रहेगा तो कितना देर तक रहेगा। जी क्योंकि ये बहुत एक क्वेश्चन हर इम्यूनोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा, और साइंटिस्ट जो वैक्सीन बना रहे हैं और जो वैक्सीन ला रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए 48 ऐसा वैक्सीन है, 48 वैक्सीन अंडर ट्रायल है, और 168 वैक्सीन जो है वो अंडर फेज 1 में है। जी इतने डिफरेंट टाइप को वैक्सीन बन रहे जी। हैं। आरएनए वैक्सीन कोई बना रहा है, कोई डीएनए वैक्सीन बना रहा है, कोई वेक्टर वैक्सीन बना रहा है, कोई लाइफ एट्यूनेटेड वैक्सीन बना रहा है, कोई एट्यूनेटेड वैक्सीन बना रहा है, कोई वायरल टाइप पार्टिकल वैक्सीन बना रहा जी। है, कोई स्प्लिट वैक्सीन बना रहा है। लेकिन सारे वैक्सीन का एक ही रोल है कि वो जाकर के इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में पैदा करे। जी अब हमारा बी सेल तो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देगा और बी सेल एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। जी लेकिन वायरस का जो खत्म करने का सेल होता है वो होता है टी सेल।
जी और टी सेल जो है वो हमारे शरीर में 50 साल के बाद मैच्योर स्टेट में नहीं हो पाता। जी मैच्योर इसलिए नहीं होता है कि हमारे शरीर में थाइमस नहीं रहता है। तो जो वैक्सीन बना रहे हैं उनसे एक सवाल जरूर करिए आप लोग जी कि भाई ये वैक्सीन जो बना रहे हैं ये बी सेल का मेमोरी कब तक रहेगा, माने बी सेल जो है एंटीबॉडी कब तक प्रोड्यूस करेगा जी जिससे कि हम वायरस से बच सके। एक नया क्वेश्चन एक पैदा हो गया है जी हमारे मन में कहिए या बहुत से लोग के मन में पैदा है इसका डर है। जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिकली सोचते हैं, जिनको इम्यूनोलॉजी का नॉलेज है, जिसको वैक्सीन का नॉलेज है कि आखिर में टी सेल, क्योंकि बी सेल जो है वो बिना टी सेल का जब तक टी सेल उसके साथ साइनेप्सिस नहीं होगा जी तब तक उसमें लॉन्ग मेमोरी नहीं आ पाएगी, क्योंकि बी सेल जर्मिनेट होता है जर्म सेल से जी और उसके मेमोरी को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी तो इफेक्टिवली मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से सारे साइंटिस्ट को जो वैक्सीन बना रहे हैं हमारे देश में, या फाइजर बना रहा हो या एस्ट्राजेना बना रहा हो, जी आरएनए वैक्सीन जैसे फाइजर बना रहा है, सारे वैक्सीन बनाने का एक ही पर्पस है कि हम उस प्रोटीन को डेवलप करें और उस प्रोटीन के द्वारा हम बॉडी में इम्यून रिस्पांस पैदा करें। जी बहुत अच्छी बात है सारे, लेकिन इम्यून रिस्पांस जो पैदा करेंगे उसमें टी सेल कहां से आएगा जो 50 साल या 60 साल की उम्र के ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उनमें टी सेल मैच्योर नहीं होता है। तो एक प्रॉब्लम साइंटिफिकली है जो ये आने वाला है जी। और जहां तक तैयारी की बात है, हमारा देश पूरी तैयार है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके प्रैक्टिस करते हैं और भारत सरकार और हर स्टेट सरकार जो है हम लोग नॉर्मली 2 करोड़ वैक्सीन को अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेट करते हैं। इसलिए हमें कोई वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज में, उसको फॉलो अप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी ने बहुत सारे बातें ऐसी कही हैं कि जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वास्तव में अभी बहुत लंबी लड़ाई है। जिस हिसाब से सभी लोग बता रहे हैं वैक्सीन आएगी, वैक्सीन के बाद वो कितने दिन काम कर पाएगी, क्या वायरस खत्म होगा या नहीं होगा, क्या होना है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माँ, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर के सियासी मैदान में नई हलचल। सियासी हलचल का पूरा हाल नेटवर्क टन पहुंचाएगा आपके पास। जरूर देखिए। 22 दिसंबर को पल के रिजल्ट्स पहुंचाएंगे आपको। देखना ना भूले नेटवर्क 10। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत। अपनी मिट्टी, अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी संतोषजनक है और कहीं ना कहीं लोगों की आशाएं अब बढ़ी हैं और लग रहा है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। उसी पर किस तरह से उस वैक्सीन को लगाया जाएगा, किस तरह से वो वैक्सीन लोगों के बीच पहुंचेगी, बहुत सारे सवाल लोगों के मनों में और बहुत सारी बातें भी लगातार चल रही है। उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर नरेश चावला जी से। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लगातार बताते रहे हैं बहुत सारी चीजें। अब जब वैक्सीन की लगभग घोषणा हो चुकी, तो आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है, क्योंकि कुछ सवाल डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बड़े महत्वपूर्ण खड़े किए हैं, वो भी अपने आप में बहुत अहम है। ऐसे में अब क्या, एक बात तो ये है कि हमें लड़ाई जो है वो बड़ी लंबी लड़नी है और लड़ाई लड़ने के लिए जो हथियार हैं वो आपने बताए हैं और लगातार बताते भी जा रहे हैं कि भाई वो आप साथ रखिए, अगर वो हथियार आपके पास है तो लड़ाई जीती जाएगी। लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन के बाद एक संभावना ये भी रहती है कि बहुत सारे लोग लापरवाह शायद हो जाएं, तो ये भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा वैक्सीन के साइड इफेक्ट, उसके अलावा वैक्सीन कितने दिन सक्सेस रहेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर नरेश चावला जी। प्रविंदर गोस्वामी जी, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी ज्वाइन। मैं जो आपका डायरेक्ट सवाल है उसका जवाब भी देना पसंद करूंगा, लेकिन उससे पहले जो पीछे की भूमिका है उसको देखते हुए मार्च या फरवरी से लेके अब तक कोरोना ने जो कहर ढाया है, पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक 1, 2, 3 होते हुए हमें भूलना नहीं चाहिए। आज से कुछ महीने पहले क्राइसिस पंजाब में था, फिर क्राइसिस महाराष्ट्र में था, फिर क्राइसिस तमिलनाडु में था, और मुझे भूलना नहीं चाहिए हम दिल्ली शहर में रहते हुए आज से जस्ट एक महीना पहले हम ऑलमोस्ट 10,000 या 9,500 पेशेंट देख रहे थे। अब समहाउ एक लल आया हुआ है, लल यानी कि कोरोना के केसेस थोड़े कम आए हुए हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के एक बयान तो आज ये था कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, जो कि 4-5 हफ्तों में आ जानी चाहिए, और दूसरा बयान था कि शायद बुरा वक्त कट चुका है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज की जो ताजी खबरें हैं जो यूरोप या यूके यूनाइटेड किंगडम से आई हैं कि एक दूसरी स्ट्रेन आ गई है। कहने का मतलब हमें थोड़ी सांस तो ले लेनी चाहिए, ना हमें लापरवाही बरतनी चाहिए, वो अपनी प्रिपेयर्डनेस में, वो अपनी सावधानियों में एक पैसा भी ढील नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस बहुत ही धोखेबाज और इजिली म्यूटेटेबल वायरस है जो कुछ भी कर सकता है। पहला तो ये। दूसरा बात, डायरेक्ट आपके सवाल पे आते हुए, वैक्सीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वैक्सीन का दौर चल रहा है। जो वैक्सीन पहले बनने में 3-3, 4-4 साल लगते थे, पहले बनने के बाद भी एनिमल ट्रायल्स किए जाते थे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स आते हैं। ये जो कुछ अप्रूवल्स मिले हैं, इंक्लूडिंग फाइजर वैक्सीन जो कि यूके से बनी, और दूसरा मॉडर्ना वैक्सीन जो कि इंडिया में अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि फाइजर के लिए -70 डिग्री की स्टोरेज चाहिए, जो हमारे देश में शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगी, और दूसरा मॉडर्ना के लिए -20, जिसको कि यूएस के FDA ने अप्रूव कर दिया है, उसके लिए भी -20 डिग्री सेल्सियस का प्रिजर्वेशन चाहिए, जो हमारे देश की कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात आ गई हिंदुस्तान में हमने क्या किया। पहला बयान जो आज का है डॉक्टर हर्षवर्धन का, ये हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बयान है कि जो एक डर का माहौल चल रहा था उस डर को निकालो, लेकिन सावधानी और एहतियात को बिल्कुल ना निकाला जाए। दूसरा बयान उन्होंने कहा जी 5-1 हफ्ते में 22 से एंड ऑफ जनवरी शायद हम पहली वैक्सीन लगा पाएंगे। तो मैं मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से साइंटिफिक कमेटी को और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बधाई तो अवश्य दूंगा, लेकिन ये भी स्पष्ट कहूंगा कि हमें वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं चाहिए कि हम उसकी एफिकेसी पे, उसके साइड इफेक्ट्स पे, उसकी इकोनॉमी पे, उसकी जो हमें प्रॉपर एक इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 135 करोड़ पीपल, सोच के देखिए हिंदुस्तान में कुछ भी अनाउंस होता है ना तो एकदम भगदड़ मच जाती है और फ्री फॉर ऑल बन जाता है, इवन ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। उसके तहत अति आवश्यक है हमारा पूरा हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ब्लॉक का, जैसे इलेक्शंस होते हैं, पूरा डेटा तैयार हो। ऑल पीपल, जो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे नंबर पे ऑल पीपल हु आर 50
प्लस हु आर हैविंग सम कोमॉर्बिडिटी, कोई डिसीज दूसरी है वगैरह वगैरह। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को अभी इससे वैक्सीनेशन से बाहर रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही केयरफुली बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, जो कि बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड को, दूसरे देशों को देख के बनाई गई है। जब तक ऐसा ना हो, I would urge through your channel to the viewers also कि viewers भी और channels भी एक भगदड़ी वाला माहौल ना बनाया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन ऐसी आवे जो पूरी ट्रायल से गुजर चुकी हो। आप जानते हैं कि हर चीज में कुछ कमर्शियल कॉन्नोटेशंस अवश्य होती हैं। क्यों? अब यूके और यूएस ने बना दी हैं, वो बड़ी मार्केट्स नहीं है, उससे 4 गुनी बड़ी मार्केट हमारे देश की मार्केट है। हमारे देश की मार्केट है जिसमें मिडिल क्लास भी है, एक गवर्नमेंट सेक्टर भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ के होते हुए जल्दी ना मचाते हुए उसका पूरा डेटाबेस बना के, कोई उसकी एफिकेसी टेस्ट करके, आखिरी फील्ड ट्रायल के बाद तब मैं हेल्थ अथॉरिटीज को अपील करूंगा, हम गवर्नमेंट को अपील करूंगा, काइंडली डू नॉट हेस्टन टू announce the vaccine when every homework at all levels have been done। कितने लोगों को लगता है, उनका एज कितना है, उनका सेक्स क्या है, उनको कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, ये सब करके पूरा डेटा बना के तब उसको रिलीज किया जाए। मुझे मालूम है जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी पिछले 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं, उसमें कैसी भगदड़ मचेगी आप हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नरेश चावला, एक बड़ा सवाल आपने भी उठाया है कि हर जगह अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, डर ही इतना बड़ा है। डॉक्टर अजीत गैरोला, आप तो शुरू से सारी चीजें देखते आ रहे हैं, उत्तराखंड जैसी जगह से आप आते हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक बात लगातार आ रही है कि वैक्सीन आएगी, आने के बाद वैक्सीन को लगाने के लिए जैसे कुछ ऐसी बातें भी आ रही है कि 30 करोड़ लोगों को पहले फेस में लगाई जाएगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एज या उस तरीके के लोग जो इस लड़ाई को लड़ने में अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उन्हें लेकर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं? और एक बात और है कि वैक्सीन कितनी सक्सेस हो पाएगी, और वास्तव में वैक्सीन के बाद जो लोगों के अंदर एक मेन जो मुख्य बात है लापरवाही वाली, वो ना रहे, उसे लेकर भी एक बड़ा चैलेंज अभी सामने आने वाला है। जी डॉक्टर अजीत। जो पिछला साल था हमारा 2020, वो एक नए वायरस का इसमें उदय हुआ, हम सभी के ऊपर आक्रमण हुआ, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को भय और साथ ही साथ बेचैनी, कई तरह से मानसिक तनाव और साथ ही साथ भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। जी। लेकिन जो नया साल आने वाला है वो एक नई उम्मीद का साल है, वो वैक्सीन के लिए है। दैट इज द ईयर ऑफ वैक्सीन। और वैक्सीन के बारे में हम सभी को बहुत ज्यादा आशान्वित रहना चाहिए, क्योंकि शंकाएं इस तरह की होती हैं कि क्या वैक्सीन हम लगाएंगे उससे कितनी इफिकेसी होगी, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जैसे जैसे कोई बीमारी या कोई चीज या कोई दवाई आती है तो शुरू में हमें बहुत कम उस चीज के बारे में पता होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, हमें उस चीज के बारे में पता लगने लगता है, नई नई चीजें आती हैं, प्रोग्राम इवॉल्व होता है और सारी कठिनाइयां दूर होती जाती हैं। पल्स पोलियो में हमने ये देखा, प्रारंभ में हमने जो बूथ अप्रोच शुरू की थी, उसके बाद हमने उसको अप्रोच को बदला, उसके बाद हमने हाउस टू हाउस विजिट शुरू की और धीरे धीरे हमने पल्स पोलियो अभियान हमारा सफल हुआ। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारा कोविड वैक्सीन भी इतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि हमने पल्स पोलियो और पिछले जितनी वैक्सीन हमने दी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भगदड़ की स्थिति हो जाएगी, हर आदमी कहेगा कि मुझे वैक्सीन पहले लगाओ, ये स्थिति शायद नहीं आनी चाहिए। इसके सबसे बड़ा यह होगा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच हम लगाएं, हम बताएं कि पहले फेज में हम सिर्फ कोरोना वॉरियर्स जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको लगा रहे हैं, उसके बाद हम उन लोगों को ले रहे हैं जो कि ओल्ड लोग हैं, और उसके बाद हम उन लोगों को ले रहे हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटी है, जैसा कि हार्ट डिजीज जिनको है, डायबिटीज है, या किसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसको बहुत जल्दी से, बहुत भगदड़ से इसको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक सिस्टमैटिक तरीका हमें रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आएगी वो होगी कि वैक्सीन का रखरखाव और उसका ट्रांसपोर्टेशन। भारत में जैसी क्लाइमेट कंडीशंस चलती है
उसके हिसाब से वैक्सीन का इफेक्टिव बनाए रखना और उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने देखा है इसको पल्स पोलियो में कि कितना मुश्किल था हम लोगों के लिए कि हम 40 डिग्री के टेम्परेचर में उस वैक्सीन कैरियर्स में किस तरह से वैक्सीन को ले जा रहे थे और किस तरह से अब अप्रोच ये होगी हमारी शायद कि बजाय इसके कि हम इसके गांव के करें, हमें एक अस्पतालों में जो ज्यादा अच्छा ये होगा कि हमारे जो सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स, उनको हम अपना वैक्सीन बूथ बनाएं, न कि हम गांव में या जैसे कि स्कूल में हम लोग बना रहे थे बूथ, हम बनाएं उसको अपने अस्पतालों में और बताएं, उन लोगों को पहले से बताया जाए कि किस व्यक्ति को वैक्सीन लगना है, कौन इस फर्स्ट लॉट में आ रहा है, कौन दूसरे लॉट में आ रहा है, कौन एक सिस्टमैटिक तरीका हमें इसे डेवलप करना पड़ेगा। तो अनप्रिपेयर्डनेस नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे कि हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते। लेकिन इसमें प्रसन्नता की बात यह, उत्तराखंड में भी पिछले 1 महीने से हम लोग पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। पहले हमने हेल्थ केयर पर्सनल का कर रहे हैं, धीरे धीरे जो समाज के और लोग हैं उनका भी हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। तो इसके बाद ये इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। और ठीक है कि किसी को साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकती है, या वैक्सीन पर्याप्त इफेक्टिव ना हो, जितना एंटीबॉडी हम चाहते हैं उसमें उतने न बन पाए, लेकिन धीरे धीरे ट्रायल्स भी होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे और प्रोग्राम इवॉल्व होता जाएगा। और आप देखिएगा कि ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 2021 आपके कोरोना का एक शायद अंतिम समय होगा। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए डॉक्टर अजीत गहलोत। ये एक बड़ी बात है और सभी लोग इस चीज को मान रहे हैं कि कम से कम 20 तो ऐसे ही चला गया, 21 तो सही सलामत जाए, और ये बहुत एक बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर डॉक्टर ए के पांडे मुस्कुरा भी रहे हैं कि कम से कम 21 में तो कुछ चीजें ठीक रहनी चाहिए। डॉक्टर ए के पांडे जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें, आप सारी चीजें सबकी लगभग सुन रहे हैं और उम्मीदें तो सभी को है और उम्मीद रहनी भी चाहिए। एक बात ये थी डॉक्टर ए के पांडे जी की वर्तमान की स्थिति में लोग कह रहे हैं कि रिकवरी रेट भारत का बहुत अच्छा है और टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा लोगों के अंदर लड़ने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो वैक्सीन है वो किन किन लोगों को लगनी चाहिए, और बहुत सारे लोग अगर ना लगवाना चाहें, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आ रहा है कि भाई पहला फेज 30 करोड़ लोग हैं, तो पहले ही ऐसी जागरूकता रहनी चाहिए कि भाई जो लोग सही हैं और जिनको वास्तव में इस पूरा का पूरा डाटा अब तो सब आ चुका, लगभग पूरे साल का डाटा सबके पास है कि कोरोना का इफेक्ट किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से? एक बात तो सभी लोगों ने बोली है कि अभी बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन फिर भी तैयारियां करनी चाहिए, बातें होनी चाहिए और तभी शायद कहीं से कुछ और समाधान सामने आ जाए। जी डॉक्टर ए के पांडे जी। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि एक बड़ा अनयूजुअल वायरस था जी। जब ये शुरू में आया तो ये नहीं पता था वायरस क्या करेगा, क्या तैयारियां चाहिए। आप अगर इनिशियल याद करें, इटली में इतनी मोर्टेलिटी हो रही थी तो इटली के हेल्थ केयर वर्कर्स हर दिन 50-60 लोगों की डेथ हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे एक्ट करता है, कहाँ अटैक करता है, किस सिस्टम को खराब करता है जी। वी शुड बी थैंकफुल टू इटालियन डॉक्टर्स जिन्होंने ऑटोप्सी की कोरोना पेशेंट की, जिनको हम छूते नहीं, उनकी ऑटोप्सी की गई जी। और ये देखा गया कि लंग्स के वेस्कुलर सारा सिस्टम इसने एंडोथेलियल डिसफंक्शन किया, क्लॉट्स किए लंग्स में, डिसैचुरेशन हुआ। तो मोर्टेलिटी का जैसे जैसे कोविड जाता गया हमें इलाज के बारे में पता चलता गया जी। हमारा देश बहुत लकी था कि जब तक हमें पता चला तब तक तैयारियां भी हो चुकी थी। हमने फेजेस में सारे सिस्टम को बिल्कुल ठीक किया। आज की तारीख में हम पूरी तरीके से इक्विप्ड है लड़ने के लिए, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इलाज के लिए, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। एक बात जी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रही है कोविड की, देखिए पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि वैक्सीन इतनी तेज आई है। ऐसा क्यों है? कई लोग इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि इतनी तेज कैसे वैक्सीन आ गई। मेरे फ्रेंड है WHO में, ही इज अ कंट्री एड टू मालदीव्स, उनसे मेरी बात हो रही थी जी। मैंने कहा ये बताइए, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन ने 13 साल लिया जी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ने 5 साल लिया, ये ऐसा क्या रहा कोविड वैक्सीन हम 6 महीने साल में आ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जो मतलब एक कॉमन आदमी को, कि कई बार एक चेन रिएक्शन होती है वैक्सीन डेवलपमेंट में। एक चेन खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, दूसरी चेन खत्म होगी तीसरी शुरू होगी। तो ये चेन में बड़ा लंबा लगता है। चूंकि बाकी डिजीज ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, थोड़ा आदमी रिलैक्स भी होकर काम करता रहता है जी। चूंकि कोविड में इतनी मोर्टेलिटी थी, इतना भय था, इतना मतलब फियर था कि उन्होंने कहा पैरेलल आर्म्स चल रहे थे।
कई सारी चीजें इकट्ठी चल रही थी। तो जो आप रिले रेस में भागते हैं कि एक ने छोड़ा, दूसरे ने दौड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने दौड़ा, इसमें कई सारे लोग इकट्ठे चल रहे थे। दैट वाज द रीजन कि ये वैक्सीन बहुत तेज आई है। एक बात, जितनी बार कितनी भी वैक्सीन आ जाए, अगर आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपका अपना बॉडी सिस्टम, आपकी अपनी कोमोर्बिडिटीज, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आप दवाइयां नहीं खा रहे हैं, आप एक नियमित स्ट्रक्चर लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप जो मर्जी हो कर लीजिए, आप ठीक नहीं होने जा रहे हैं। तो वैक्सीन डजंट मीन कि आप लगा लीजिए, आप जो मर्जी करें ना। वैक्सीन विल सपोर्ट यू। इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट, इट इज एन असिस्टेंस टू योर बॉडी सिस्टम। आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, बिकॉज रियली सही कहा जा रहा है कि वैक्सीन कैसे इफेक्ट करेगी, कितना प्रोटेक्शन देगी, ये वैक्सीन जब लगनी शुरू होगी उसके बाद पता चलेगा। तो मुझे लगता है हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कोविड के दौरान की थी। प्लस आई एम वेरी होपफुल, जैसे सारी डिजीज को इरेडिकेट किया गया, जैसे डॉक्टर गैरोला ने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस गायब हुई, पोलियो गायब हुआ, बहुत सारी डिजीज गायब हुई। धीरे धीरे वैक्सीन से, इम्यूनिटी से, लाइफस्टाइल से, गुड मेडिकल केयर से एंड पब्लिक सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। देखिए आज आप सड़कों पे देखिए, लोग कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक ये सब जरूर करना पड़ेगा। वैक्सीन विल ओनली वर्क व्हेन यू आर सेंसिटिव टू द अदर बैकग्राउंड अबाउट कोरोना वायरस। दिस व्हाट इज माय टेक। नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें डॉक्टर ए.के. पांडे ने हमें बताई। और वास्तव में कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई तो आप समझिए कि दिक्कत तो आएगी, और लापरवाही ना करी तो लड़ाई लड़ी रहे हैं और लड़ाई लड़ते ही जाएंगे। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, एक नया वायरस और सुनने में आ रहा है कि एक और नया वायरस आ गया, अभी उसे लेकर बहुत सारी बातें, अभी बयान, बहुत कुछ राजनीति हर तरफ चल गई है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में कि आखिर अब तक तो एक कोरोना से निमट रहे थे, अब उसके बाद क्या एक और नया कोरोना आने लग रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और वास्तविकता क्या है उसमें? क्योंकि कभी कभी अफवाहें भी बहुत तेजी से उड़ती हैं और उन अफवाहों के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर कहा जा रहा है कि एक नया वायरस आया है, इसी से संबंधित है कि अब की बार जो सेकंड उसकी वेव है वो और ज्यादा खतरनाक है, उसे लेकर फ्लाइट बंद होनी चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल लगातार चल रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे और कैसे आप देखते हैं उसे? जी डॉक्टर जगदीश प्रसाद। देखिए ऐसा है कि जो बातें अफवाह, इसको नहीं मानना चाहिए। ये मैसेज आया होगा और हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने इसको जरूर कंफर्म कर लिया होगा ब्रिटिश सरकार से कि वास्तव में उन्होंने म्यूटेंट पाया है कि नहीं। क्योंकि उनके यहाँ सडनली डेथ राइज कर गया, और जब डेथ राइज कर गया तो उन्होंने पाया कि जो इसका एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, उस स्पाइक प्रोटीन में जो हमारा कोविड वायरस है, जो स्पाइक प्रोटीन हमारा डिजीज करता है, उसमें चेंज पाया गया। तो अब इसको स्टडी डिटेल तो नहीं हो पाया अभी तक कि किस ग्रुप को इसने ज्यादा डैमेज किया। अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम भी चाहेंगे कि जहां जहां पर ये घटनाएं घटी है और जब तक हम कंफर्म नहीं कर लें वहां से तो फ्लाइट नहीं आनी चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैंने हमसे आज बीबीसी वाले भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा अगर हमारी राय लिया जाए तो हम तो कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि कंफर्म तो कर लें, पहले कंफर्म कर लें, और कंफर्म पर अगर थोड़ा सा भी डाउट भी है तो इमीडिएटली फ्लाइट को तो अभी सस्पेंड कर दे, वहां से फ्लाइट नहीं लाए। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं डीजी था उस समय इबोला और जायका का प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोगों ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कह करके हमने फ्लाइट को वहां से कैंसिल कर दिया था जहां से इबोला हुआ था। क्योंकि इबोला भी उतना ही भयावह था जितना आपका ये कोरोना है, कोरोना से भी ज्यादा था वो। समझे कि नहीं? इसमें तो 85% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है। तो स्ट्रेन को हमें नॉर्मल वे में सीरियसली लेना चाहिए, हमें अफवाह मान करके चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, और हमें
उससे बचाव लेने के लिए सरकार को सारी मेजर उठानी चाहिए ताकि उस तरह का एक भी पेशेंट हमारे देश में नहीं पहुंच पाए। जी, ये हमारा सरकार से भी आग्रह है, जो सरकार के एडवाइजर है उनसे भी आग्रह है कि इस बात को जरूर देखें, क्योंकि अगर एक पेशेंट भी आ गया तो हमारे देश में फिर वो पूरी तरह से फैल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ी चिंता व्यक्त की है और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है तो फ्लाइट सस्पेंड भी होनी चाहिए, उसके अलावा तो वहां से कोई आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। और सुबह से लेकर जब से इस तरीके की चर्चाएं आई हैं, हर ओर इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। इतनी प्यारी, आय हाय जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बन रही है उसे लेकर, और वास्तव में वैक्सीन कितनी कारगर होगी उसे लेकर बहुत सारे बातें, बहुत सारे सवाल हैं और लगातार उस पर चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हैं और एक खबर अभी भी आ रही है कि ब्रिटेन से आने वाली लगभग सभी फ्लाइट 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो आप बोल रहे थे उस पर तो मोहर लग गई कि शायद बड़ी तेज, हम कहेंगे कि जानकारी गई और बड़ी तेज एक जानकारी आई। अपने आप में महत्वपूर्ण है कि होना भी चाहिए यही कि वर्तमान की स्थितियां हैं ये ऐसी, डर बहुत ज्यादा है और वायरस की दवाई कोई दिखती नहीं है। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी हमारे साथ हैं, योग गुरु भी हैं, बहुत सारी चीजें देखते भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कोरोना को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लगातार चल रही है, उसके अलावा वैक्सीन की घोषणा लगभग हो चुकी है, कब से लगेगी ये भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक वैक्सीन आ जाएगी। उसे लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि योग भी अब की बार एक बड़ा फैक्टर रहा है पूरे विश्व में, योग ने भी बड़ा कमाल दिखाया है। जी डॉक्टर कुलदीप। हेलो, जी डॉक्टर कुलदीप। मुझे लगता है मेरा संपर्क डॉक्टर कुलदीप से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर कुलदीप, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मुझे लगता नहीं आ पा रही। मैं डॉक्टर नरेश चावला आप ही के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें और समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर, और अब एक नए तरीके के वायरस की बात भी हो रही है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो वायरस अब कहां से आया होगा, नहीं आया होगा, ये सवाल तो अब करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके के वायरस अभी ब्रिटेन के अंदर आया है कि भाई ये उसी कोरोना का एक रूप है, तो ऐसा क्यों नहीं कि वो यहां भी हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। उससे लेकर आप कैसे देखते हैं? और वर्तमान में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैक्सीन आएगी, चलिए वैक्सीन तो आएगी, वर्तमान में बचाव के लिए
वापस हमें कितने तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है, वो आप भी देख रहे हैं। और क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर्स की। अगर हमारे सभी डॉक्टर्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस तरीके का हम कहेंगे कि बोले, और सब जगह, क्योंकि मेडिकल काउंसिल हो या जितने भी अदर्स काउंसिल हैं, सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आके सख्ताई करनी चाहिए कि भाई बिना मास्क के कोई भी कहीं ना जाए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सारी केयर तो बाद में डॉक्टर्स को ही करनी है, और अगर डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो फिर केयर कैसे होगी। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर नरेश चावला जी। जी डॉक्टर नरेश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है जी डॉक्टर नरेश जी। हेलो, यस जी बोलिए। डॉक्टर नरेश, जिस तरह से अब, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन एक बात अब हम देख रहे हैं कि लगातार लापरवाही बढ़ रही है, और लापरवाही के पीछे राजनीति बहुत ज्यादा है। खासकर आप देखें तो लगातार जहां जिस तरीके का वातावरण हमें देखने को मिलता है, अगर हम उस जगह जाएं, आप चाहे इलेक्शनों की बात हो या बहुत सारी जगह पब्लिक मीटिंग्स की बात हो, वहां मास्क नहीं लगाया जा रहा है। ये बहुत सारे फुटेज लगातार आपके पास भी आ रहे होंगे और हमारे पास भी लगातार आ रहे हैं। ऐसे में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, जितनी भी एसोसिएशन है या कहीं भी हमारे डॉक्टर्स हैं, छोटे बड़े कोई भी, और जो नर्सेज हैं या जो भी स्टाफ है, उन्हें कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में अगर लापरवाही वो लोग कर रहे हैं तो भुगते दूसरे क्यों। और इसे लेकर भी कुछ ना कुछ तैयारियां खासकर डॉक्टरों की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि आज स्थिति जिस तरह से रोज एक नई, एक हम कहते हैं बात आती है, एक नया वायरस एक और आ गया, कोरोना का ही एक नया रूप और आया निकलकर। तो ऐसे में अगर लापरवाही रहेगी तो उस वैक्सीन का भी क्या फायदा। क्योंकि वैक्सीन अगर 30 करोड़ लोगों को भी हम मान ले कि लग जाएगी, तो 130 करोड़ की जनता है भाई, कैसे काम चलेगा। जी डॉक्टर नरेश चावला। यस, छोटी छोटी बातें। पहली बात, डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जो बात बताई कि जो वैक्सीन से जादू की उम्मीद की जा रही है, एकदम ऐसी जादू की उम्मीद नहीं की जाए। क्योंकि वैक्सीन को जो अप्रूवल मिले हैं वो सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिले हैं, क्योंकि एनिमल टेस्ट नहीं हुए हैं। वो कितना उनका असर आने वाला है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कमर्शियल कॉन्ट्रेक्शंस हमेशा रहती हैं। तो इसलिए जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आती, जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी की एक ही मांग है, चाहे उसको तुम 2 हफ्ते या 1 महीना लेट कर दो, लेकिन जो वैक्सीन हो वो एफिकेशियस हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, और उसका साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का साथ हो, उससे पहले अनाउंस मत कीजिएगा। नंबर 2, जैसा कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि उसकी जो फाइनल बातें की, टी सेल और बी सेल, उसको मध्य में रखते हुए जो वायरल की वैक्सीन होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नॉर्मली नहीं होती हैं। जो इंडिया की बेस्ट वैक्सीन मानी जा रही है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, उसकी एफिकेसी 70 से 72% कही जा रही है। इसलिए मेहरबानी करके टिल द टाइम वी गेट ए इफेक्टिव वैक्सीन, द ओनली इजी वैक्सीन फॉर ऑल इंडियंस इज ओनली वन, दैट इज प्रिकॉशंस। घर से बाहर ना निकलना, मास्क पहनना, तीसरा भीड़ भाड़ में मत जाना, जहां कहीं बाहर जाना, ऑफिस प्लेस में, किराने की दुकान पे, कहीं भी जाइएगा, ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, जो हम हिंदुस्तानी नहीं कर रहे हैं। लास्ट, अपना कफ हाइजीन, स्नीज हाइजीन और बॉडी इम्यूनिटी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस बैलेंस फूड, ये मेरे विचार में आने वाली वैक्सीन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव मीन्स हैं कोरोना से बचने के लिए। अब दूसरी बात आप आ गई कि वैक्सीन जो बात की गई फ्लाइट्स के, इट वॉज इन द आफ्टरनून, कैबिनेट कमेटी से, सेंट्रल कैबिनेट से आवाज निकल रही थी कि ब्रिटेन से फ्लाइट बैन की जाएंगी। लेकिन मेरे विचार में अगर हम ब्रिटेन से फ्लाइट बैन करते हैं तो ब्रिटेन इज नॉट ए स्मॉल नेशन, इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस ऑफ यूरोप। कहने का मतलब हमें दूसरी फ्लाइट्स भी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पे गहराई से अमल करना चाहिए। अगर बाहर से वायरस नहीं आएगा तो हिंदुस्तानियों में नहीं फैलेगा। इसके लिए या तो सख्ती की जाए, फ्लाइट्स बैन की जाए, या जैसा कि आज तक पहले कभी करते आए हैं,
ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, उनको आसानी से हिंदुस्तान में ना दिया जाए। हम एक नया खड्डा अपने लिए तैयार नहीं कर सकते। आपने जो दूसरी बात पूछी कि वैक्सीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अभी तक इस बात की हैरत कर रहा हूं। जस्ट ओनली 1.5 month back we were having 95,000 cases per day. Delhi alone was giving 9,500 cases per day. अब मुझे नहीं मालूम कि लोगों का बिहेवियर इतना सुधर गया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि एकदम बाद लोगों को जो लॉकडाउन फटीग हो गया था, लोग बाग फेस्टिव सीजन में हमने देखा था बिल्कुल खुला हो गए थे, खुला घूम रहे हैं विदाउट मास्क वगैरह। या ये हुआ है या हिंदुस्तानियों की किस्मत अच्छी है जो हमारी पिछली वैक्सीन हमें लगती रही हैं, जो चिकन पॉक्स की या स्मॉल पॉक्स की या हम कहेंगे MMR वैक्सीन या BCG वैक्सीन, उससे हमें अंदर से कोई बचाव मिल रहा है। जैसा कि देश के हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वी आर पासिंग थ्रू ए हैप्पी फेस, बट वी ओनली विश दिस हैप्पी फेस कंटिन्यूज। और हमारी विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। हमें सब प्रिकॉशंस, जैसे कि आप ठीक कह रहे थे, सब डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को एक आवाज को नहीं, हमारे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वी आर 4 लाख मेंबर्स, अगर ये सब लोग बड़ी सख्ती से लोगों को बार बार सलाह देंगे कि भाई वैक्सीन तो जब आएगी सो आएगी, उससे पहले आप प्रिकॉशंस करिएगा, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज ए फार मोर इफेक्टिव एंड श्योर एंड शॉर्ट टूल देन इवन द वैक्सीन। वैक्सीन का क्या होगा किसी को नहीं पता। वी डू नॉट नो हाउ इफेक्टिव इज गोइंग टू बी, कितने लोगों को लगेगी, क्या लगेगी, कैसे लगेगी, कितना इफेक्ट आएगा, कितना टाइम लगाएगा। कोरोना इज ए न्यू वायरस। बिल्कुल ये डॉक्टर नरेश चावला जी पहल तो करनी पड़ेगी क्योंकि आज तो हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, क्योंकि आपसे भी समय कम है, आप ही से मैं चाहूंगा जरा आ जाएं आप भी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और योग ने भी बहुत सारी चीजें की हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं जो वैक्सीन आ रही है उसको भी, और योग कितना कारागार है कोरोना को हराने में? जी डॉक्टर कुलदीप। जी देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत टाइम से इस वैक्सीन का इंतजार था। और जहां तक योग की बात है, इसमें भी कोई शक नहीं कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो सुख है, जो शांति है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और योग हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी रिसर्च आज हम सभी के सामने है, और मैं तो सभी दर्शकों को इस आपके चैनल के माध्यम से ये एडवाइस देता हूं, ये सलाह देता हूं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेली, प्रतिदिन आप योग का सहारा ले। योग के अंदर भी खास तौर से अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा पर्यावरण खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, तो आप थोड़ा प्राणायाम से बचे। बाहर आप प्राणायाम ना करें, घरों के अंदर रहकर आप योग और प्राणायाम करें, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोरोना वायरस आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। ये पूरी गंभीरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत ही खास बात है, और कहीं ना कहीं प्रदूषण भी इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं डॉक्टर A.K. पांडे जी आपसे कहूंगा कि एक अपील तो बनती है, क्योंकि डॉक्टरों की अपील ज्यादा कारगर होती है, खासकर ऐसे समय में। वैक्सीन आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन के रिजल्ट क्या होंगे ये कुछ पता नहीं। मैं सभी जो हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि एक एक बार अपनी तरफ से एक अपील जरूर कर दें। कम से कम हमारे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो भी ये जान लें कि वास्तव में वैक्सीन जब आएगी। फिलहाल तो बचाव जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो मास्क है वो आप लगाइए और जो आप पूरी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। जी डॉक्टर A.K. पांडे जी। देखिए, जो अच्छी बात मैंने नोटिस की है एज ए क्लिनिशियन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट इस कोरोना में, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इंडिया टुडे में कि आर वी डाइंग मोर। जब मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाली तो मुझे लगा कि कोविड की वजह से जो डेथ हो रही हैं, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुए, लोग घर में रहे और जो लोगों ने प्रिकॉशन किए, हजारों डेथ जो सड़कों पे होती थी एक्सीडेंट से, ट्रॉमा से, सुसाइड से, फूड पॉइजनिंग से, वो सारी बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, आई एम नॉट सेइंग कि कोविड अच्छा था, लेकिन कोविड की वजह से जो अच्छी चीजें आई
बहुत सारे लोगों की डेथ बची भी हैं। जी। ओवरऑल अगर देखें कोरोना की वजह से और बाकी वजह से तो लेस नंबर ऑफ पीपल हैव डाइड, दैट इज वन। दूसरी बात, हमें अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी डाइट का, योगा का, प्राणायाम का जीवन में क्या महत्व है ये जाके पता चला। तीसरी बात, हम एक अननेसेसरी रेस में पड़े हुए थे। वी आर रनिंग इन अ रेस विदाउट एनी गोल। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को रीसेट किया। मैंने कोविड को एज ए रीसेट बटन की तरह यूज किया कि वी मस्ट रीसेट आवर लाइफ। चौथी बात, इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी, मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एंड वन ऑफ देम हैव बीन आवर डाइट, वेजिटेरियन डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, और एक जो शुरुआत से ही जो योगा, प्राणायाम, इन सब की जो आदतें डाली गई हैं, मुझे लगता है कोविड ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी हैं अपनी जिंदगी को रीसेट करने के लिए। और आप देखिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत कम होने जा रहा है बिकॉज ऑफ यूजिंग मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंसिंग। बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट भी आगे कम मिलेंगे, तो कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। मुझे लगता है इसको एक लेसन की तरह लेना चाहिए कोविड को, ताकि आगे हम ऐसी महामारी से बचें। देखिए आप सोचिए, अगर हम नेचुरल डाइट लेते, अच्छी डाइट लेते, ना चाइना में बैट को खाते तो ना कोरोना होता। अगर हम नेचुरल डाइट लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। इट इज एबरेशन ऑफ ह्यूमन रेस, जो सारे एबरेशंस कर रही इसी की वजह से, कभी इबोला, कभी जायका, कभी कोविड। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन क्रिएशंस। मुझे लगता है हम नेचर की तरफ जाएंगे तो नेचुरल लाइफ लीड करेंगे। दिस इज व्हाट इज माय मैसेज। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, आपसे मैं चाहूंगा, समय कम है कि 1 मिनट में अपनी बात रखें। एक अपील आपकी तरफ से ही बनती है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर मैं डॉक्टर अजित गैरोला आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं 21 के लिए। आप पहले ही हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद। पांडे जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है जी। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो प्रिकॉशन हम अभी ले रहे हैं जी, मास्क, डिस्टेंस एंड हैंड वॉशिंग जी, these 3 things has to maintain जी। और आप ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और उतना ही प्रिकॉशन लीजिए जितना आप ले रहे हैं जी। वैक्सीन आ जाए या वैक्सीन नहीं आ जाए जी। क्योंकि अभी भी हमें क्या, सभी साइंटिस्ट को अभी डाउट है कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा। एक बात आपको और बता दें कि अगर हमारे देश में 1 करोड़ वैक्सीन कोविड का पेशेंट का रिपोर्टिंग है जी, इसका मतलब कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन कोविड हो चुका है जी। तो 16 करोड़ लोगों का वैक्सीन, मतलब वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू CDC तो लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए वैक्सीन जी। लेकिन वैक्सीन अलग बात है। हमें प्रिकॉशन लेकर चलना है अगले 6 मंथ तक, जब तक इसके रिजल्ट को हम नहीं देख लें। नहीं, बिल्कुल, कि वैक्सीन का क्या रिजल्ट है। बिल्कुल, वो तो चल रहे हैं। डॉक्टर अजित जी, डॉक्टर अजित गैरोला जी। डॉक्टर अजित गैरोला जी, मैं आपसे भी चाहूंगा क्योंकि समय बिल्कुल एकदम कम है और मैं अंतिम आप ही से ले लेता हूँ जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये सही है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ अगर परेशानियां दी हैं तो जीवन में कुछ सकारात्मकता भी दे दी है जी। और हमारे अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हमने जीवन में अच्छी आदतें अपनाई हैं और जो वैक्सीन भी देने वाला है वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। तो क्यों ना हम वो तरीके इस्तेमाल करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छी डाइट, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और साथ ही साथ एक चीज जरूर है कि सबसे बड़ा वैक्सीन अगर कोविड के लिए है तो आपका मास्क है। सोशल डिस्टेंसिंग, आप इन ए कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, सोशल डिस्टेंसिंग करना कई बार बहुत ज्यादा संभव नहीं होता। तो उस समय एक ही चीज होगी कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजेशन जरूर करें, हाथ जरूर धोएं और इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी आदमी के सामने छींके नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। और सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने शुभकामनाएं भी दी कि कहीं ना कहीं 2021 वास्तव में अच्छा जाना चाहिए। 2020 की तरह तो कम से कम कुछ नहीं, क्योंकि एक ऐसी बुरी यादगार 2020 रहेगा कि शायद ये एक ऐसा समय गया जिसके हम कहेंगे कि जिसकी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भारत ने एक लंबी जंग लड़ी है। इस लड़ाई में भारत ने साबित कर दिखाया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश में लोग अपना हौसला नहीं खोते। यही वजह है कि कोरोना के संकट के बावजूद देश में आर्थिक
सुधार के लिए भी काम होते रहे। निजी स्तर पर भी लोगों ने अपने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और कहीं ना कहीं वैक्सीन की खबर राहत भरी है। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।